नमस्कार बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे और आज जो हम अध्याय पढ़ने वाले हैं उसे पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान का अध्याय सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो बच्चों, पहले हम कुछ दोहराई कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आपने उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि हम घर में जब अनाज को संग्रहित करते हैं तो किसी धातु के पात्र में डालने के साथ साथ हम उसके साथ कुछ नीम के पत्ते भी डालते हैं। तो बताइए हम ऐसा क्यों करते हैं? तो बच्चों, सही उत्तर है, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि अनाज को खराब होने से बचाया जा सके। दूसरा प्रश्न, बच्चों, वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा कि नम रोटी या ब्रेड पर आप काले भूरे रंग की संरचनाएं देख पाते हैं। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि ये संरचनाएं क्या हैं? बच्चों, ये संरचनाएं फफूंद हैं। इन्हें कवक भी कहा जाता है। बच्चों, यदि इन्हें हम आवर्धक लेंस के नीचे देखें तो आप क्या देख पाएंगे? तो बच्चों, अगला प्रश्न है, यदि हम आवर्धक लेंस के द्वारा दही को देखें तो क्या हम उसके अंदर भी कुछ देख पाएंगे? तो बच्चों, इसका उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि दही के अंदर कोई इस प्रकार के जीव नहीं हैं। दही के अंदर भी छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी केवल आँखों के द्वारा ही नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए यंत्र की आवश्यकता पड़ती है जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो बच्चों, आज हम ऐसे जीवों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है और जिन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। बच्चों, सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं। तो आइए एक क्रियाकलाप करके देखते हैं कि आपके बाग की मिट्टी और तालाबों में कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। बच्चों, इस अध्ययन को करने के लिए हम किसी खेत में से एक बीकर में थोड़ी सी मिट्टी लेंगे और इस मिट्टी में जल की कुछ बूंदें डालेंगे। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण करेंगे। आपको उसमें बहुत ही छोटे सूक्ष्म जीव दिखेंगे। अब इसी प्रकार हम किसी तालाब में से पानी की कुछ बूंदें लेंगे और उन बूंदों में से एक बूंद को स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसका भी प्रेक्षण करेंगे। तो आप देख पाएंगे कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें मिट्टी और जल के नमूनों में दोनों में ही सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखेंगे तो आपको काले रंग की कुछ गोल संरचनाएं दिखाई देने लगेंगी। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। जीवाणुओं के कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे कि स्पाइरल जीवाणु और छड़नमा जीवाणु। कवक के भी उदाहरण हैं जो कि इस प्रकार हैं, एस्परजिलस, पेनिसिलियम और राइजोपस यानी कि ब्रेड मोल्ड। प्रोटोजोआ के उदाहरण भी देख लेते हैं, अमीबा और पैरामीशियम। शैवाल के उदाहरण हैं क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। बच्चों, इन चारों के अतिरिक्त एक और वर्ग भी है जो विषाणु कहलाते हैं। ये विषाणु अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है और यह किसी अन्य जीव या पादप में रहकर गुणन करते हैं। इन्हें भी सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में रखा गया है। बच्चों, अब हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। अब हम यह देखेंगे कि यह कहाँ रहते हैं। तो बच्चों, आपको जानकारी दे दूं कि सूक्ष्म जीव हवा, जल, पादप, जंतुओं के शरीर के अंदर और ऊपर सभी जगह मिलते हैं। सूक्ष्म जीव हर प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं।
ये बर्फीली शीत में, गर्म स्रोतों में, मरुस्थल में और दलदली स्थानों में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। सूक्ष्मजीव जैसे अमीबा यह अकेले रहते हैं, लेकिन कवक और जीवाणु कॉलोनी या समूह बनाकर रहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं तथा कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं तथा जीवों में रोग के कारक होते हैं। अब हम यह देखते हैं कि मित्रवत सूक्ष्मजीव कौन से होते हैं। मित्र सूक्ष्मजीवों का विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि ब्रेड, केक, पनीर, अचार, सिरका, दही आदि बनाने में। रवा इडली एवं भटूरे बनाने के लिए दही एक महत्वपूर्ण संघटक है। तो बच्चों, आपको जानकारी दे दूं कि इसमें लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु होते हैं जो इडली एवं भटूरों को नरम रखने में सहायता करते हैं। सूक्ष्मजीव पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं। यह पादपों, सब्जियों के छिलके और अन्य मृत जीवों को अपघटित करके खाद में बदल देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैसे कि पेनिसिलियम, जिसका प्रयोग पेनिसिलियम गोलियों, कैप्सूल और इंजेक्शन को बनाने के लिए किया जाता है। बच्चों, जब आप कभी बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं या अन्य कोई प्रतिजैविक गोली या कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों के स्रोत सूक्ष्मजीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट करते हैं और उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहा जाता है। एंटीबायोटिक के अन्य उदाहरण हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। इसके पश्चात कुछ जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता में भी वृद्धि करते हैं। वाणिज्यिक तौर पर भी कुछ जीवाणु हमारी सहायता करते हैं। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। शर्करा से अल्कोहल को बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज सन 1857 में की थी। बच्चों, सूक्ष्मजीव उपयोगी होने के साथ साथ हानिकारक भी हो सकते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, पादपों और जंतुओं में रोग का कारक बनते हैं, जैसे कि पेचिस और मलेरिया प्रोटोजोआ नामक सूक्ष्मजीव से होता है। टाइफाइड और टीबी जीवाणुओं की वजह से होते हैं। जुकाम, खांसी और फ्लू विषाणुओं के कारण होते हैं। बच्चों, कोविड-19 जो कि एक विषाणुजनित रोग है, आजकल फैला हुआ है। बच्चों, कोविड-19 जो कि आजकल फैली हुई एक महामारी है, इसका कारण भी विषाणु ही है। कुछ खतरनाक बीमारियां जैसे कि पोलियो और चिकन पॉक्स भी जीवाणुओं से होती है। कुछ रोग ऐसे भी हैं जो संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने से हो जाते हैं। इन रोगों को संचरणीय रोग कहते हैं। इन रोगों में मुख्यतः आते हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग और आजकल फैली हुई कोविड-19 नामक एक महामारी। ये रोग मुख्यतः वायु, जल और कुछ कारकों द्वारा भी होते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे हैं जो रोग कारक सूक्ष्मजीवों के वाहक होते हैं, जैसे कि मक्खी। जब यह मक्खी कूड़े पर बैठती है या अपशिष्ट पर बैठती है तो उसके साथ रोगाणु उसके शरीर पर चिपक जाते हैं। इसके बाद ये मक्खी आकर हमारे भोजन पर बैठती है और वहाँ रोगाणुओं का स्थानांतरण कर देती है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करता है उसके बीमार पड़ने की संभावना रहती है। इसलिए बच्चों, हमें भोजन को सदैव ढक कर रखना चाहिए
और बिना ढके हुए भोजन को नहीं खाना चाहिए। इसी के साथ मच्छर, आप जानते ही हैं कि मलेरिया और डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं। इन्हें भी फैलने से रोकने के लिए हमें कूलर, टायरों, फूलदानों इत्यादि में कभी भी पानी एकत्र नहीं होने देना चाहिए। कुछ चमड़ी के रोग कवक और कारण होते हैं। कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीव भोजन, लकड़ी, कपड़े और चमड़े को खराब कर देते हैं। बच्चों, अब हम जंतुओं में रोगकारक जीवाणुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। जीव जंतुओं में रोगकारक सूक्ष्मजीव। एंथ्रेक्स नामक रोग जंतुओं में जीवाणु के कारण होता है। पशुओं में होने वाला मुंह और खुर का रोग है। आइए अब जानकारी ले लें पादपों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के बारे में। नींबू कैंकर नामक पादप रोग सूक्ष्म जीव जीवाणु के कारण होता है और यह वायु द्वारा संचरित होता है। इसी प्रकार से गेहूं की रस्ट, जो कि कवक नामक सूक्ष्म जीव से होता है, यह वायु एवं बीज द्वारा संचरित होता है। भिंडी की पीत नामक रोग वायरस से होने वाला रोग है और यह कीटों द्वारा संचरित होता है। यह सब जानकारी लेने के बाद बच्चों, हम अपने भोजन को सूक्ष्म जीवों के हमले से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक ढंग का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि खाने वाले नमक का इस्तेमाल करके मीट, मछली, आम, इमली एवं आंवले को सुरक्षित कर सकते हैं। चीनी का इस्तेमाल करके जैम, जेली एवं स्क्वैश को सुरक्षित किया जा सकता है। तेल और सिरके का इस्तेमाल करके फल, सब्जियां, मछली, अचार और मीट को सुरक्षित किया जा सकता है। गर्म एवं ठंडक से सुरक्षित रखना, इसका उदाहरण है दूध। इस प्रक्रम को पाश्चरीकरण कहा जाता है। दूध को 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, फिर एकाएक ठंडा कर उसे भंडारित कर लिया जाता है। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसे पाश्चरीकरण कहा जाता है। एक और तकनीक है पैकेटों में भंडार करना, जैसे कि मेवे व सब्जियां इत्यादि। बच्चों, अब हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में जानेंगे। बच्चों, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे कि सेम और मटर। इन पौधों के साथ इन जीवाणुओं का सहजीवी संबंध होता है। यह लेग्यूम पौधे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। बच्चों, आपको एक और जानकारी दे दूं कि कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद अब हम नाइट्रोजन चक्र को देखेंगे। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित रहता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। आइए इसे नाइट्रोजन चक्र के जरिए समझते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है। फिर इसके पश्चात जीवाणु स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं और मिट्टी में ये यौगिक मिल जाते हैं। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिकों को पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और पौधों को जंतु खाते हैं, तो जंतुओं में ये नाइट्रोजन वहाँ पहुँच जाती है। जंतुओं के उत्सर्जन और उनकी मृत्यु के पश्चात फिर से ये नाइट्रोजन अपशिष्ट मिट्टी में वापस मिल जाते हैं।
अब हम बात करेंगे कि मिट्टी में मिले नाइट्रोजन के यौगिक किस प्रकार से वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल जाते हैं। यह कार्य भी कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कर देते हैं। एक बात और कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को तड़ित द्वारा भी स्थिरीकरण किया जाता है। तो इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है। बच्चों, अब हमने पूरा पाठ पढ़ लिया है। आइए एक बार इस पूरे अध्याय की दोहराई कर लेते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय भी हो सकते हैं या बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, जैसे कि एक कोशिकीय जीव जीवाणु और बहुकोशिकीय शैवाल और कवक। वायरस एक मेजबान जीव जैसे जीवाणु, पौधे या पशु कोशिका के अंदर पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। बच्चों, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल जो महामारी फैली है कोविड-19, वह एक वायरस जनित रोग है, यानी कि विषाणु जनित रोग। इसके बाद हमने पढ़ा प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक के बारे में, जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं और उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, जो कि इन प्रतिजैविकों के कारण ही होता है। हमने पाश्चरीकरण के बारे में पढ़ा, जिसके द्वारा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और इसकी खोज लुई पाश्चर ने की। बच्चों, आइए अब हम कुछ खाली स्थान भरें। सूक्ष्म जीव को मुख्य रूप से इन वर्गों में बांटा जा सकता है: 5, 4, 3 या 7। तो मुख्य वर्ग 4 हैं और विषाणुओं को भी यदि मिला दिया जाए तो 5 है। आइए कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। ब्रेड के गुथे हुए आटे का फूलने का क्या कारण होता है? बच्चों, ब्रेड के गुथे हुए आटे में यीस्ट मिलाया जाता है। ये यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले आटे का आयतन को बढ़ा देते हैं। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे किण्वन कहा जाता है, जिसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं। बच्चों, संक्रामक रोगों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। हैजा और आम जुकाम। आइए बच्चों, अब हम मिलान करते हैं। तो नमक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? इनमें से मिलाइए। नमक का प्रयोग आम एवं इमली को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। चीनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैम बनाने के लिए। तेल और सिरके का प्रयोग किया जाता है अचार बनाने में। अगला है गर्म और ठंडा करना। किसे किया जाता है गर्म और ठंडा? दूध को। भंडारण एवं पैकिंग की जाती है मेवे की। बच्चों, इनमें से बताइए कि कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या यीस्ट? सही उत्तर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। बच्चों, अगला प्रश्न है कोविड-19 महामारी के फैलने का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, कवक या शैवाल? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है विषाणु। बच्चों, इसी के साथ आज हमने अपना अध्याय सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु को समाप्त कर लिया है और मैं आशा करता हूं कि आपने
इस अध्याय को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा और जो बातें आज आपने सीखी हैं उसे अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, सभी से आशा करता हूँ कि आप पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगाएंगे और अपने घरों पर सुरक्षित रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद।